किसी भी फसल में पहली ड्रेंचिंग करते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आपको कौन सा फंजीसाइड, कौन सा इंसेक्टिसाइड, कौन सा टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके कारण आपकी आगे आने वाली जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी बन सके। लेकिन विदाउट लॉजिक के साथ अगर आप इन 3 चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे आपके ड्रेंचिंग में, तो आपका नुकसान होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही संभावना कम करने के लिए या फिर लॉजिक के साथ आपको बताने के लिए भाई आपको कौन से समय पर कौन सी वाली ड्रेंचिंग का चुनाव करना है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज का ये वीडियो बना है। तो आज के इस वीडियो के लिए एक लाइक भी बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रेंचिंग क्यों करते हो, ड्रेंचिंग हमारे फसलों के अंदर इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो ड्रेंचिंग ज़रूरी होने का कारण, ड्रेंचिंग अगर हम करते हैं तो फसल को एक नीचे से ज़मीन से एक सपोर्ट मिलता है आपके फंगस के प्रति लड़ने के लिए, कीटकों के प्रति लड़ने के लिए, और जो भी इंटरनोड का साइज़ है वो मैनेज करने के लिए, या फिर आपके फसल को एक तंदुरुस्ती या फिर हेल्दीनेस देने के लिए। तो ये सब चीज़ों के कारण हम ड्रेंचिंग करते हैं और इसीलिए आपकी ड्रेंचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप कहोगे कि भाई ये चीज़ें तो हम स्प्रेइंग के द्वारा भी कर सकते हैं, इसलिए ड्रेंचिंग की क्या ज़रूरत है। तो ये सवाल आपके मन में उत्पन्न हुआ होगा। तो इसका आंसर यह है कि जो भी आप स्प्रेइंग करते हो तो स्प्रेइंग का रिजल्ट आपको 7 से 8 दिनों के ऊपर आपको नहीं मिलता है। लेकिन ड्रेंचिंग अगर आप करते हो तो 30 दिनों से भी ज़्यादा आप एक बार ड्रेंचिंग करके रिजल्ट पा सकते हो। ऐसी ऐसी दवाइयाँ भी मार्केट में होती है। तो ज़्यादा लंबे समय के लिए आपको रिजल्ट पाने के लिए आपको ड्रेंचिंग के माध्यम से ही एक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसी के लिए हम ड्रेंचिंग करते हैं। तो दोस्तों ड्रेंचिंग क्यों ज़रूरी है ये तो हमने जान लिया। अभी आपके मन में सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि भाई ड्रेंचिंग प्लांटेशन के बाद कितने दिन पर करना चाहिए। कई किसान क्या करते हैं, दूसरे तीसरे दिन ही ड्रेंचिंग कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं दूसरे तीसरे दिन अगर ड्रेंचिंग करता हूँ तो मेरी फसल तंदुरुस्त रहेगी, उसके ऊपर कोई भी डिसीज या इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। लेकिन इससे विपरीत का होने लगता है। जब आप ड्रेंचिंग के द्वारा कुछ भी आप मटेरियल फंजीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड या फिर टॉनिक का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे और भी फंगस का अटैक होने लगता है, और ड्रेंचिंग का रिजल्ट आने में आपको 5 दिनों से ऊपर वक्त ले लेता है। तो वहाँ पे आपको वो फंगस को रोकने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वापसा कंडीशन बिगड़ भी जाती है कई जगह पे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ड्रेंचिंग करते समय ये सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर आप बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग कर रहे हो, यानी कि उसमें आप फंगस, जो बेनिफिशियल फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको 5वें दिन पर उसका इस्तेमाल करना है। 5वें दिन पर ही क्यों करना है, इसका भी कारण ऐसा है कि जब तक आपके पौधों की जड़ें स्टेबल ना हो जाए, वहाँ पे विकसित होने की कगार पर ना आ जाए, जब तक आपके पत्तियाँ नहीं निकलना आती है, तब तक आप समझ लेना कि भाई आपका पौधा वहाँ पे सेटल नहीं हुआ है। जैसे ही आपका पौधा सेटल होता है, नई पत्ती निकलने की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही आप ड्रेंचिंग की शुरुआत करते हो। तो 5वें दिन पर आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक वाली जो भी ड्रेंचिंग है वो आप बेझिझक कर सकते हो। और अगर केमिकल वाली ड्रेंचिंग आपको अगर करनी है तो केमिकल की ड्रेंचिंग आपको प्लांटेशन के बाद 10वें दिन पर ही करनी चाहिए। अभी ड्रेंचिंग मतलब बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग या फिर केमिकल वाली ड्रेंचिंग कितने दिन पर करने है ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अभी आपके मन में एक और सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि भाई बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग करें या फिर केमिकल की ड्रेंचिंग करें, इसमें से कंफ्यूजन कैसे दूर करें। तो इसका कंफ्यूजन बहुत ही आसान है कि अगर आपके फसल के अंदर प्लांटेशन करने के बाद अगर 5 दिनों तक कोई भी डिसीज़ या इंसेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहे और आपकी जो पौधे वो बिल्कुल तंदुरुस्त और सशक्त दिखाई दे रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आप बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग भी बेझिझक कर सकते हो। अगर पहले 5 दिन के अंदर ही कॉलर रॉट हो गया, विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, ऐसी दिक्कतें अगर आपको आने लगी है तो वहाँ पे आपको 10वें दिन पर, 8वें दिन पर एक इमरजेंसी के अनुसार ड्रेंचिंग कर लेनी चाहिए केमिकल की। तो केमिकल की ड्रेंचिंग आपको इमरजेंसी में जब आपको दिक्कत दिखाई दे तब आपको 10वें दिन पर करना है। और बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग आपको अगर कोई दिक्कत ना हो, मतलब पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में आप बायोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनिक ड्रेंचिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग करना चाहते हो तो बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। तो बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग में आप देखो, बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग में आप कुछ ना कुछ बेनिफिशियल फंगस या फिर बेनिफिशियल बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने वाले होंगे। तो बेनिफिशियल फंगस और बेनिफिशियल बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने से पहले अगर उसके साथ कुछ खाना भी आप बेच सकते हो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। यानी कि जो भी फंगस और बैक्टीरिया का खाना है, यानी कि गुड़ जैसे हो गया, ग्लूकॉन डी हो गया, तो ऐसे जो खाना है, खली हो गया, तो उसका अगर इस्तेमाल आप बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग में करते हो तो और भी अच्छी बात है। गुड़ अगर आप ड्रेंचिंग के लिए लेना चाहते हो तो 1 एकड़ के हिसाब से गुड़ आपको 1 किलो कम से कम लेना चाहिए, 5 किलो ज़्यादा से ज़्यादा। ट्राइकोडर्मा आपको लेना है 1 एकड़ के लिए 1 किलो। रैली गोल्ड ले सकते हो आप 100 ग्राम, टाटा रैलीज कंपनी का आता है। मेट्राइजम भी आप
ले सकते हो। मेटराइज्म जैसे अलग अलग बैक्टीरिया भी आप अलग अलग फंगस भी आप इस ड्रेंचिंग में ले सकते हो। और भाई खली लेना चाहते हो तो 20 किलो से लेकर 50 किलो तक आप 1 एकड़ के लिए एक बार में ड्रेंचिंग के लिए खली का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये था कि भाई आपका गुड़ और खली दोनों फिक्स रहने वाला है आपके बायोलॉजिकल ड्रेंचिंग में। रैली गोल्ड ले सके तो और भी अच्छी बात है, ट्राइकोडर्मा हो गया या फिर कुछ भी और भी आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगस है वो भी लेते हो तो इसमें और भी अच्छी बात हो जाती है। अगर रात भर भिगो के या फिर 2-3 दिन भिगो कर अगर आप ड्रेंचिंग करते हो तो उसका और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं केमिकल ड्रेंचिंग की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन किसान भाइयों का होता है। कोई कहता है भाई बाविस्टिन की ड्रेंचिंग करो, कोई कहता है रोको की ड्रेंचिंग करो, कोई कहता है कि भाई रेडोमिल की ड्रेंचिंग करो, कोई एलिएट, कोई जेलोरा, कोई कुछ और कोई कुछ। तो ये सब बातें होती है फंजीसाइड के बारे में। इंसेक्टिसाइड में भी ऐसा होता है, कोई वो कहता है एक्टर की ड्रेंचिंग इमिडाक्लोप्रिड की करनी चाहिए, स्लेव प्रो हो गया, डेंटस हो गया, एडमायर हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल। तो इनमें से कौन से ऑप्शन का आपको ड्रेंचिंग में इस्तेमाल करना है ये आपका बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर आपके फसल के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो तो आपको बाविस्टिन 1 किलो 1 एकड़ के ड्रेंचिंग के लिए लेना चाहिए। अगर आपके फसल के अंदर आपको इंटरनोड शॉर्ट रखना है और इंटरनोड शॉर्ट रख के आपको ड्रेंचिंग में फंजीसाइड भी इस्तेमाल करना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको रोको का इस्तेमाल करना है पहले ड्रेंचिंग में। अगर आपके पहली ड्रेंचिंग के वक्त ही अगर कोई आपको कॉलर रॉट हो गया या फिर रिंग रॉट हो गया, ऐसी कुछ दिक्कतें का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको रेडोमिल का इस्तेमाल करना है। एलिएट की ड्रेंचिंग आपको दूसरे या तीसरे ड्रेंचिंग में ही करना चाहिए। जेलोरा जो कि रोको की जगह अल्टरनेटिव के तौर पर भी आप रोको की जगह जेलोरा का भी ड्रेंचिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक फंजीसाइड चुन लेना है कि आपको केमिकल ड्रेंचिंग में कौन सा वाला फंजीसाइड ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करना है। अभी हम बात करेंगे इंसेक्टिसाइड की। एक्ट्रा हो गया या फिर कॉम्प्यूटर हो गया, स्लेव प्रो हो गया या फिर डेंटसू या फिर आपका एडमायर हो गया, तो इनमें से आपको कौन सा वाला ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो देखो दोस्तों, एक्ट्रा हो गया या कॉम्प्यूटर हो गया, स्लेयर प्रो हो गया, ये तीनों सस्ते वाले और बहुत ही अच्छे काम करने वाले प्रिवेंटिव में बहुत अच्छे वाले ऑप्शन है आपके किटको के लिए। अगर पहली ड्रेंचिंग करते वक्त अगर कोई फसल के अंदर कोई भी इंसेक्ट अटैक ना हो तो आपको ये सिंपल वाले इंसेक्टिसाइड का ही ड्रेंचिंग करना चाहिए। और अगर भाई आपको मतलब किटको का अटैक ज़्यादा है, वाइट फ्लाई का अटैक प्लांटेशन के तुरंत बाद हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डेंटसू या फिर एडमायर का भी ड्रेंचिंग आप वहाँ पे कर सकते हो। आप इसके साथ हम एक फंजीसाइड लेने वाले ड्रेंचिंग में, एक इंसेक्टिसाइड लेने वाले, और उसी के साथ साथ हम जड़ों का विकास करने के लिए ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड से भी बेटर रिजल्ट आपको फुलिक एसिड दे देता है, लेकिन फुलिक एसिड परसेंटेज में ज़्यादा होना चाहिए। 30% के ऊपर वाला, 50% के ऊपर वाला फुलिक एसिड आपको आपके फसल में जड़ों का विकास करने के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जड़ों का विकास के लिए ह्यूमिक एसिड या फिर फुलिक एसिड का इस्तेमाल ड्रेंचिंग में क्यों करते हैं, तो भाई देखो, जड़ों का विकास जैसे होता है वैसे ही वो आपका फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड जड़ों के माध्यम से अपटेक किया जाता है और आपको फसल को संरक्षित किया जाता है। तो इसलिए हम किसी भी ड्रेंचिंग में ह्यूमिक एसिड या फिर फुलिक एसिड यानी कि जड़ों का विकास करने वाला कुछ भी एक या फिर कुछ PGR वगैरह लेते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर ड्रेंचिंग कर ही रहे तो आपका इंटरनोड का साइज हो गया या फिर आपको पता नहीं कि मेरे को न्यूट्रिएंट कौन सा लेना चाहिए, तो यहाँ पे आप 13-40-13 का भी इस्तेमाल 5 किलो 1 एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। आप यहाँ पे सिलिकॉन या SRP9 जैसा अगर आपको मार्केट में मिलता है तो SRP9 आप 5 किलो 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। स्टिकर आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्टिकर की वजह से आपका लीचिंग कम हो जाएगा। और भाई अगर हो सके तो खली का भी इस्तेमाल अगर आप इस ड्रेंचिंग में करते हो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। डोसेज हमने हर एक केमिकल के ऊपर, हर एक न्यूट्रिएंट के ऊपर हमने अलग अलग वीडियो बना दिए है। आपको अगर डोज जानना है ड्रेंचिंग के लिए तो आप हमारे वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। और भाई इतनी बढ़िया जानकारी, अभी खास बात बाकी है, लेकिन उससे पहले इतनी बढ़िया जानकारी तो आपको लाइक का बटन आपने दबाया नहीं है तो आपको लाइक का बटन ज़रूर दबाना चाहिए। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी समय पर पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो शेयर का बटन भी दबा सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि भाई आपको आपके अगल बगल में सस्ती दवाइयाँ कहाँ मिलती है, ये अगर जानना है तो हमारा अननिर्माता एप्लीकेशन आप आज ही डाउनलोड कर लें। और भाई ऐसा कोई दुकानदार है जो सस्ती दवाइयाँ किसानों को दे रहा है और वो किसानों तक तो ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे दुकानदारों को भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपना दुकान हमारे अननिर्माता एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर करवा के, आपका धंधा आप ही के पास रहने वाला है। हम कुछ भी कमीशन उसमें से नहीं लेने वाले, ना ही रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, ना ही कुछ
फीस हम आपसे ले रहे हैं। तो दोस्तों आज की खास बात में हम ड्रेंचिंग के बारे में ही जानने वाले। अभी आपने जान लिया कि भाई ड्रेंचिंग आपको कैसे करनी है, कब करनी है, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, ये तो आपने अच्छी तरीके से जान लिया। लेकिन इसके आगे का एक सवाल तैयार होता है कि भाई दूसरी ड्रेंचिंग हमें कब करनी चाहिए। तो आप अपनी जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हो उसका रेसिडुअल एक्शन कितना है, ये इसको समझकर आप दूसरी ड्रेंचिंग का कालावधि तय कर सकते हो। साधारणतः ज़्यादातर लोग किसान भाई क्या करते हैं कि 30वें दिन पर दूसरी ड्रेंचिंग करते हैं, जो कि अच्छी भी बात है। और कुछ किसान लोग क्या करते हैं भाई 30 दिन से पहले 20वें दिन 15वें दिन भी कर लेते, तो वो गलत बात हो जाती है। पहले ड्रेंचिंग के आपको रिजल्ट अच्छी तरीके से 30 दिनों तक अच्छे से मिल जाते, तो आपकी दूसरी ड्रेंचिंग 30वें दिन ही होनी चाहिए, 30वें दिन के अगल बगल में होनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी और कम से कम पेस्टिसाइड भी लगे। तो दूसरी ड्रेंचिंग आपको कब करनी चाहिए इसका मतलब आपको अच्छे से समझ गया भी होगा, और दूसरे ड्रेंचिंग में आपको क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है ये जानने के लिए आपको इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।